सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की। काशी विश्वनाथ को नए और भव्य कॉरिडोर से संवारने के बाद अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री के उन ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर हैं। जिस तरह से काशी विश्वनाथ को संवारने का संकल्प प्रधानमंत्री के दिल के करीब था, ठीक उसी तरीके से केदारनाथ का पुनर्विकास भी पीएम की प्राथमिकताओं में एक है। यही नहीं, अयोध्या में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प अब तेजी से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। आपको दिखाते हैं मोदी के वो संकल्प जिनका इंतजार भक्तों को बेसब्री से है। वैसे तो बनारस की सुबह सूर्योदय के साथ होती है, लेकिन पीएम मोदी की सुबह तो सूरज ढलने के साथ ही शुरू हो गई। बाबा विश्वनाथ के कायाकल्प के संकल्प की साकार अभिव्यक्ति के बाद जब काशी विश्राम में थी, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी विकास की नई अलख के साथ बनारस की सड़कों पर थे। संकल्प से सिद्धि पीएम की जीवन शैली रही है। सपने देखना और उसे साकार करने की जिद प्रधानमंत्री की खासियत है। बाबा के धाम के कायाकल्प का सपना साकार करने के बाद मोदी काशी के बरसों बरस के सपनों को साकार करने की राह पर निकल पड़े। देश के प्रधान सेवक को अपने बीच यूं पाकर काशी दंग थी। दिन में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जीवंत करने के बाद मोदी देर रात फिर बाबा के मोह में खींचे चले आए। काफी देर तक मोदी रात की रौनक और रोशनी की चमक में कॉरिडोर को निहारते रहे। जिस सपने को मोदी ने करीब 3 साल पहले बुना, वो सपना धरातल पर कॉरिडोर की शक्ल में दमक रहा था। पीएम भी मानो बाबा के इस अद्भुत धाम को स्मृतियों में संजो लेना चाहते थे। जितनी देर भी पीएम यहाँ रुके, बच्चों जैसा कौतूहल उनके चेहरे पर नजर आता रहा। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे उनका जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे बनारस रेलवे स्टेशन में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और वो यही वही जगह है जिस इस पूरी जगह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 1:13 पर रात में योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री यहां पहुंचे और पूरे रेलवे स्टेशन के परिसर का इन्होंने जायजा लिया। हर हर काशी में बाबा के धाम को संवार देने का सपना आज भले ही पूरा हो चुका हो, लेकिन पीएम मोदी के स्वप्नों के पड़ाव का सफर अभी थमा नहीं है। बाबा विश्वनाथ के धाम को संवारने के बाद बाबा केदारनाथ में मोदी की तपस्या बाकी है। 2013 में केदारनाथ त्रासदी के बाद सीएम रहते पीएम मोदी ने इस तीर्थ की व्यक्तिगत यात्राएं की। उनके प्रधानमंत्री बनते ही केदारनाथ तीर्थ के पुनर्विकास को मानो पंख लग गए। पीएम के परिश्रम का फल है कि आज केदारनाथ धाम के पुनर्विकास का काम 80% पूरा हो चुका है। पीएम ड्रोन के जरिए लगातार कामों की समीक्षा कर रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के 4 तीर्थों को जोड़ने वाले एक ऐसे आधुनिक रोड नेटवर्क पर काम शुरू हो चुका है जिस पर मौसम का कोई असर नहीं होगा। ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन का काम भी साल 2025 तक पूरा हो जाएगा। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। आप देखिए, अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायण ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। पीएम के परिश्रम की पराकाष्ठा की एक परीक्षा अयोध्या में भी चल रही है। महामारी के संक्रमण काल के बीच अयोध्या में राम मंदिर की भव्य इमारत का काम भी तेजी से चल रहा है। 2023 तक राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होना है और धीरे धीरे राम मंदिर की भव्यता भी अपना आकार लेने लगी है। 2023 में देश को न केवल अयोध्या में राम मंदिर की शुभ सौगात मिलने जा रही है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट भी शुरू होने वाला है। ये दोनों परियोजनाएं पीएम के दिल के करीब हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट के लिए 600 एकड़ में से 182 एकड़ भूमि खरीदी जा चुकी है।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तीर्थ का निर्माण वक्त से आगे चल रहा है। अयोध्या से लेकर राजस्थान और गुजरात तक पत्थरों को तराशने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 1 लाख घन फुट पत्थरों को तराशा जा चुका है। कहा जा रहा है कि हर हाल में प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी का एक सपना काशी में कॉरिडोर के रूप में सच हो चुका है। उम्मीद यही है कि संकल्प से सिद्धि की मोदी की ये साधना आगे भी इसी तरह साकार होगी। अयोध्या से बनवीर सिंह और मोहित शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। काशी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी में स्वरवेद मंदिर का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने मंदिर के वार्षिकोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सदगुरु सदाफल देव महाराज को भी श्रद्धांजलि दी। इस मंदिर को भक्ति, ध्यान और आध्यात्मिकता के संगम स्थल के तौर पर देखा जाता है। बहरहाल हम आपको बता दें कि इस स्वरवेद मंदिर की एक नहीं कई खूबियां हैं। इस पुष्पनुमा मंदिर में एक साथ 20,000 लोग मेडिटेट कर सकते हैं। इस विशाल मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। मंदिर के कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने वहाँ एक सभा को भी संबोधित किया। आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है। मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि हां जब भी समय विपरीत होता है कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुर्खियों में आए इस मंदिर के बारे में लोगों के मन में काफी सवाल है। साथ ही लोगों का सवाल ये भी है कि ये किस चीज का मंदिर है, मंदिर में क्या खास है, क्या खासियत है, ये मंदिर की खासियत बताएंगी शिवांगी। बिल्कुल अदिति, और सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इस मंदिर में एक साथ 20,000 लोग मेडिटेट कर सकते हैं। लिहाजा एक बड़े मेडिटेशन सेंटर के तौर पर भी इस मंदिर की पहचान है, इसे पहचाना जाने लगा है। और मंदिर के बारे में बाकी डिटेल्स देखिए हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक की इस रिपोर्ट में। ये मंदिर भी वाराणसी में बना है और आध्यात्म की एक जो धारा है उसका प्रतिनिधित्व ये स्वरवेद मंदिर करता है। और आपको हम इसका स्थापत्य दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मंदिर अपने आप में अनूठा है, बिल्कुल कमल के आकार का, फूल के आकार का, दूर से ही ये मंदिर दिखाई देता है। ये मंदिर 2004 में इसका शिलान्यास हुआ था और अब ये बनकर लगभग तैयार है। हमारे अनंत से सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्ष कठोर तपस्या की और इस ब्रह्म विद्या की ज्ञान को इस धरातल पर उतारा। उन्होंने जो अनुभव किया उसको स्वरवेद में अंकित किया। स्व का अर्थ है आत्मा, स्व का अर्थ है परमात्मा। आत्मा से लेकर परमात्मा तक की जो भी यात्रा जो भी साधक करता है उसको क्या अनुभव होता है वो स्वरवेद के 3637 दोहे में अंकित किया गया है। उस दोहे को संगमरमर पर लिखकर यहाँ पर लगाया गया है, इसलिए इस धरातल का नाम है स्वरवेद महामंदिर। पूरा मंदिर मतलब ये तो मेडिटेशन सेंटर है पूरा, तो 20,000 लोग एक साथ बैठ के यहाँ मेडिटेशन कर सके उस हिसाब से इस मंदिर का डिज़ाइन बनाया गया हुआ है। उसका डिज़ाइन और उसका लाइटिंग हमने इस तरह से किया है कि जब बैठ के वो ध्यान करेंगे यहाँ पे तो ध्यान में उनको एक शांति का अनुभव और एक उत्थान का अनुभव हो, इस तरह से पूरे मंदिर को हमने डिज़ाइन किया हुआ है। और ये मंदिर में खास करके हमने ट्राई ये किया है कि हमारी जो पुरातन कला है उसी को लेके हमने इस पूरे मंदिर में डिज़ाइन किया। और मूलभूत रूप से ये आरसीसी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमने फिर ये लकड़ी और फाइबर और स्टोन, मेन जो स्टोन है उससे उसके ऊपर पूरा डिज़ाइन सेट किया हुआ है। आध्यात्म की एक अलग धारा है और गुरु में ब्रह्म में लीन होने की इस धारा को एक सजीव मूर्त रूप देने की एक कोशिश है।
चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां बर्फबारी ने देवभूमि की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। राज्य के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। अदिति जी हाँ, जब बर्फबारी होती है तो इस खूबसूरती को देखने के लिए सैलानी भी लाइन लगा लेते हैं और इससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है। पर्यटकों के आने से यहाँ के कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। उत्तराखंड की वादियां खुद में खूबसूरती का अपार भंडार समेटे हुए हैं और बर्फबारी के श्रृंगार से देवभूमि की सुंदरता शब्दों के परे चली जाती है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें चमोली की है, जहां पिछले हफ्ते से बर्फबारी हो रही है। चमोली के अलावा जोशीमठ और औली में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी हुई तो तापमान में गिरावट आई, तापमान गिरा तो असर भी दिखा। कहीं कहीं बहता पानी जमने लगा है। देवभूमि की बर्फ से ढकी वादियां सैलानियों के लिए इनविटेशन कार्ड हैं। उत्तराखंड सैलानियों की मेहमान नवाजी को तैयार है। इन खूबसूरत नजारों को देखने के लिए टूरिस्ट भी खासी तादाद में पहुंच रहे हैं। सर्दियों में पहाड़ों पर सूर्य देवता के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। हालांकि चमोली में धूप खिलने से सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। इसके बावजूद सर्दी दांतों को किटकिटा रही है। लिहाजा सड़क किनारे लोग अलाव के सहारे सर्दी का सामना करते दिख जाएंगे। इस बर्फबारी से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। उम्मीद है कि बर्फ गिरेगी तो टूरिस्ट की आमद बढ़ेगी और कोरोना काल में पाताल में जा चुकी इंडस्ट्री में नई जान आएगी। कमल नयन सिलोरी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। वैसे टूरिज्म के लिहाज से ये सीजन पूरे देश के लिए अच्छा रहने की उम्मीद जताई जा रही है और माना जा रहा है कि टूरिज्म से इस साल देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सकता है। क्रिसमस और नए साल पर टूरिज्म इंडस्ट्री खूब खिल सकती है। क्यों शगुफ्ता? बिल्कुल सही कहा। देखिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक के असर से इस बार ज़्यादातर लोग क्रिसमस और नए साल का जश्न देश में ही मनाने वाले हैं। इसकी वजह से देश के लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वहाँ पर एडवांस बुकिंग हो गई है। 4 गुना तक इजाफा हुआ है। इस बार कश्मीर, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट पर्यटकों की लिस्ट में टॉप पर शामिल है। फेस्टिव और वेडिंग सीजन के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद अब क्रिसमस से न्यू ईयर तक टूरिज्म के बहाने देश की इकोनॉमी को जोरदार बूस्टर मिलने वाला है। कभी रिवेंज टूरिज्म, कभी त्योहारों और कभी हनीमून कपल्स के बहाने पटरी पर लौट रहा टूरिज्म सेक्टर नए साल की मस्ती में डूबने को बेकरार है। इस बार ज्यादातर लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के लिए एडवांस बुकिंग में 400% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दिसंबर में डोमेस्टिक एयरफेयर में 30% बढ़ोतरी के बावजूद क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए एडवांस बुकिंग में 4 गुना तक का इजाफा हुआ है। यही नहीं, शादियों की वजह से भी पिछले साल के मुकाबले इस बार नवंबर-दिसंबर में प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन की बुकिंग 100% तक ज्यादा रही है। इस बढ़ोतरी की बेहतरीन मिसाल विकी कौशल और कटरीना कैफ की शाही शादी रही है। इस शादी की वजह से रणथंभौर में टूरिस्ट की आवाजाही में जबरदस्त इजाफा हुआ है। उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले भी वैसे फ़र्क पड़ा हुआ था, क्योंकि पास में ही यहीं पे यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर रणथंभौर सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रिसोर्ट वगैरह भी है। लेकिन इससे ये जो कि 6 सेंस फोर्ट बरवाड़ा है, इसमें कैटरीना विकी की शादी है, उसकी वजह से भी काफ़ी टूरिज़्म अलग अलग अनेक जगह से लोग आ रहे हैं, इसलिए इसे काफ़ी प्रभाव पड़ा है टूरिज़्म पर भी। जाहिर है, शादी के बाद भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने का पसंदीदा मौसम होने और नए साल में देश से बाहर जाने का मौका न मिलने से भी इसे फायदा मिलेगा। इंटरनेशनल उड़ानों पर 31 जनवरी तक रोक पड़ने से लोगों के पास अब देश के टूरिस्ट स्पॉट्स में ही नया साल मनाने के विकल्प बचे हैं। इसके असर से गुलमर्ग, गोवा, उदयपुर, जयपुर, मसूरी, शिमला, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, ऋषिकेश और पोर्ट ब्लेयर के लिए बुकिंग में तेजी आई है। गुलमर्ग के होटल्स तो पूरी तरह बुक हो चुके हैं। पहलगाम में 80% बुकिंग हो गई है। श्रीनगर में करीब 60% हाउस बोट बुक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर आने वाले सैलानियों में ज्यादातर परिवार होते हैं, लेकिन परिवार में हर उम्र के सदस्यों के शामिल होने से यहाँ पर टूरिज्म के हर विकल्प को देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से हम प्रपोज कर रहे हैं आगे वो हमारे कैलेंडर में रहेंगे और वो पब्लिक डोमेन में रहेंगे कि अगर कोई टूरिस्ट चाहे, और उन प्लेसेस को हम प्रमोट कर रहे हैं जहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी हम लोग करेंगे, तो टूरिस्ट स्पेशली अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करके उस एरिया में आ सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस तरीके का जो टूरिज़्म है वो
डायरेक्ट बूस्ट करता है लोगों को। ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तरह है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सीधे टूरिस्ट से टच में रहेंगे। इससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और हमारे स्टेक होल्डर्स की भी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी। हालांकि इससे पहले दिवाली के दौरान कुछ देशों में टूरिज्म खुलने से सैलानियों ने वहां का रुख करना शुरू कर दिया था। इसमें दक्षिण अफ्रीका जाने वाले टूरिस्ट की तादाद सबसे ज्यादा थी। लेकिन अब वहीं पर ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने से अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप्स को कैंसिल करके लोग देश में ही नया साल मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में टूरिस्ट स्पॉट्स सावधानी बरतने को एकदम तैयार हैं। कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो से डर तो स्वाभाविक है, चाहे पहले डेल्टा था अभी ओमिक्रॉन आया, जो भी है डर स्वाभाविक है। बाकी डर के साथ साथ हमने पूरी तैयारी भी रखी हुई है। डर तो है, एक्चुअली हम टूरिस्ट का ही काम करते हैं टैक्सी में, और जैसे ये लगता है कि अब कहीं से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं, कहीं से भी टूरिस्ट आता है, हमें मास्क पहन के रखना पड़ता है। यानी कोरोना के दौर में सैलानियों का सावधानी से स्वागत करने के लिए टूरिस्ट प्लेस भी तैयार हैं। अगर सैलानी भी कोरोना के खिलाफ पूरी एहतियात बरतें तो देश में घूमने फिरने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात उस रेस की जो शोहरत के शिखर पर जाकर खत्म होती है। हम बात करें मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट की, जिसमें हरनाज कौर संधू ने देश का डंका बजा दिया। जी हाँ, आज हम आपको इस प्रतियोगिता की बेहद सुंदर दास्तां बयान करने जा रहे हैं। 1952 से शुरू हुआ ये सफर ग्लैमर की दुनिया को कई चमकते दमकते चेहरे दे चुका है। कई कीर्तिमान रचे जा चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं इनकी दास्तान। ये वो मंच है जहां खूबसूरती को संपूर्ण रूप से परखा जाता है। चाल ढाल, शक्लो सूरत ही नहीं, सीरत को भी तौला जाता है। सच को भी मानकों की महीन कसौटी से गुजारा जाता है, तब जाकर वो शख्सियत सामने आती है जिसे मिस यूनिवर्स कहा जाता है। 21वीं सदी का 21वां साल और 21 साल की हरनाज संधू ने देश के 21 साल के इंतजार को यूं विराम लगाया। आज पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान की इस बेटी पर आ टिकी हैं। शोहरत की दुनिया में एक नया सितारा जो चमका है। इंडिया चंडीगढ़ की 21 साल की हरनाज संधू ने पैराग्वे की नाडिया फ्रेरिया और दक्षिण अफ्रीका की ललेला मसवाने को मात देकर खिताब अपने नाम किया। ये खिताब हासिल करने वाली वो तीसरी भारतीय है। साल 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का ताज जीता था। तब उनकी उम्र केवल 18 साल थी। 6 साल बाद इस मंच पर एक बार फिर भारत का नाम गूंजा। इस बार देश का नाम रोशन किया था 22 साल की लारा दत्ता ने। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता अब तक 70 पड़ाव पार कर चुकी है। 1952 में इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। तब खूबसूरती के तमाम मानकों पर खरी उतरी थी फिनलैंड की 17 साल की अर्मी कुसेला। 70 साल के इस खूबसूरत सफर में सबसे ज्यादा 8 बार अमेरिका ने खिताब पर कब्जा किया। वेनेजुएला ने 7 बार, प्यूर्टो रिको ने 5, फिलीपींस ने 4, भारत, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका ने 3-3 बार मिस यूनिवर्स का ताज जीता है। वक्त के साथ साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली प्रतिभागियों की तादाद भी बढ़ती रही है। 1952 में जहां 26 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, 2021 तक पहुंचते पहुंचते कंटेस्टेंट की संख्या 80 तक जा पहुंची। हालांकि साल 2018 में रिकॉर्ड 94 सुंदरियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हरनाज की सफलता का जश्न पूरा देश मना रहा है। उम्मीद यही है कि ये कामयाबी कई और सफलताओं का आधार बनेगी और मिस यूनिवर्स के मंच पर भारत का दबदबा और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक गुड न्यूज दिल्ली की बताते हैं। दिल्ली में वाहन खरीदने वालों को ऑन द स्पॉट आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। मतलब जब आप शोरूम जाएंगे तो केवल गाड़ी लेकर ही बाहर नहीं आएंगे, बल्कि आपके हाथों में आरसी भी होगा। क्यों अदिति? जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी सुविधा है। अब आपको डीलर और आरटीओ के चक्कर नहीं काटने होंगे। जो नई आरसी दी जा रही है उसमें कई बदलाव भी किए गए हैं। इस सुविधा की पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में।
दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो नई कार खरीदने की सोच रहे हैं या जिनकी नई कार की डिलीवरी डेट करीब आ गई है। गुड न्यूज ये है कि अब दिल्ली में कार खरीदने के बाद आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। डीलर या आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आपको दिल्ली में ऑन द स्पॉट आरसी मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली वालों को अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। अब तक 1 महीने के बाद कुरियर के जरिए घर तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी पहुंचती थी। कई बार तो आरटीओ के दफ्तर भी जाना पड़ता था, लेकिन अब जहां से आप गाड़ी खरीद रहे हैं यानी कि शोरूम से या फिर डीलर से, वहां पर इस तरह की सुविधा की जा रही है कि लोग हाथों हाथ जब उन्हें गाड़ी की चाबी मिलेगी तो उन्हें ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक कार्ड के तौर पर मुहैया करा दिया जाएगा। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि आरसी कब मिलेगा। तो अब जैसे ही आप गाड़ी खरीदेंगे, चाबी के साथ आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने फेसलेस सर्विस मुहिम के तहत दिल्ली में इस सुविधा को शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने ऑन द स्पॉट आरसी देने के लिए इसी साल मार्च में कुछ डीलर्स के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस दौरान सामने आई तकनीकी खामियों को दूर किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान ही इससे लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। करीब 1.5 लाख लोगों को ऑन द स्पॉट आरसी दी गई। लगभग 6 से 6.5 लाख व्हीकल्स जो हैं वो हर साल दिल्ली में लोग बाग खरीदते हैं। और जो आरसी लेने के लिए आरटीओ ऑफिस आना पड़ता था, तो उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि जहां से वो व्यक्ति जिस भी डीलर या शोरूम से गाड़ी खरीद रहा है तो वहीं पे उसको फैसिलिटी मिल जाए। बेसिक मकसद ये है कि हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफिस किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं है। डीलर पे ही, शोरूम पे ही, जैसे ही जिस कस्टमर ने गाड़ी खरीदा वहीं के वहीं, ये आप देख सकते हैं, वहीं के वहीं प्रिंटर इंस्टॉल्ड है सॉफ्टवेयर के द्वारा, वहीं के वहीं उसको आरसी। दिल्ली में हर साल करीब 6 लाख वाहन खरीदे जाते हैं। आरसी लेने के लिए लोगों को डीलर या आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुविधा से लोग भी खुश हैं। ये मैंने गाड़ी खरीदी थी और ये मेरे हाथ में आरसी है। तुरंत चाबी और आरसी अब कस्टमर को हैंड ओवर की जाएगी। जो वो 1 महीना वेट करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते थे वो नहीं करने पड़ेंगे। अब जो सारा सिस्टम जो हुआ है बहुत बढ़िया हो गया है। ये कस्टमर इससे बहुत हैप्पी है। नई व्यवस्था में आरसी को पहले के मुकाबले ज्यादा हाईटेक बनाया गया है। कई बदलाव इसमें किए गए हैं। पुरानी चिप को हटाकर नया होलोग्राम आरसी में लगाया गया है। दावा है कि होलोग्राम की वजह से फर्जी आरसी बनाने के गोरखधंधे पर रोक लगेगी। आरसी में क्यूआर कोड भी प्रिंट किया जा रहा है। क्यूआर कोड की मदद से वाहन से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाई जा सकेंगी। पंकज जैन, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं देश के शौर्य की, उन शूरवीरों की जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटा दी। 16 दिसंबर वही ऐतिहासिक दिन है जिसे भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई कार्यक्रम देश भर में इस मौके पर आयोजित किए जा रहे हैं। किमिशा, बिल्कुल इसी कड़ी में दिल्ली में इंडिया गेट पर लाइट एंड साउंड शो के जरिए उस जंग की पूरी कहानी दिखाई गई जिसने पाकिस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया था। आप भी देखिए इस शौर्य गाथा को। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। सन 1971 यह है 1971 की जंग की गौरवशाली विजय गाथा। हमारे हजारों जवानों ने अपना खून पानी की तरह बहा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रणनीति और भारतीय सेनाओं के शौर्य की चमकदार दास्तान। दुश्मन को जंग में खदेड़ दिया। चल थल हिंदुस्तान की आन बान और शान की कहानी। 1971 के युद्ध के विजय पर्व की 50वीं सालगिरह पर याद करें। 1971 की जंग के 50 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे स्वर्णिम विजय पर्व के मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल पर लाइट एंड साउंड शो के जरिए सामरिक नीति और सैन्य पराक्रम की वो तस्वीर पेश की गई जिनके बारे में जानना हर भारतवासी के लिए बेहद जरूरी है। 16 दिसंबर 1971 से पहले पाकिस्तान भारत के व्यस्त। आखिर वो कौन से हालात थे? पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के जुल्म सितम से मुक्ति दिलाने के लिए भारत ने किस तरह तैयारी की और आखिर कैसे पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का माकूल जवाब दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान। ये पूरी कहानी लेजर लाइट्स के जरिए इस शानदार लाइट एंड साउंड शो में दिखाई जा रही है। और पूरे पाकिस्तान पर नियंत्रण करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में
ऑपरेशन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ शुरू हुई जंग महज 13 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 को खत्म हो गई थी। इस दरमियान पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त तरीके से मुहकी खानी पड़ी और भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। 13 दिन चली इस जंग में भारतीय सेना के कमांडरों और फौजियों ने मैदान जंग में किस तरह अपनी जाबाजी का प्रदर्शन किया, इसकी बेहतरीन झलक इंडिया गेट पर देखने को मिल रही है। और साथ ही देखने को मिल रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी क्षेत्र तक भारतीय सेना के तीनों अंगों का बेहतरीन रण कौशल। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय सेना के 4 कोर के जीओसी। हिंदुस्तान के गौरव के स्वर्णिम विजय पर्व का समापन 16 दिसंबर को होगा, जब पूरे देश का सफर तय करके स्वर्णिम विजय मशाल दिल्ली पहुंचेगी। तब एक बार फिर उन शूरवीरों को याद किया जाएगा जिनकी बहादुरी और कुर्बानी से दमक रहा है देश का मस्तक। भारतीय सैनिकों की शूरवीरता और ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जारी जंग के बीच एक गुड न्यूज आपको बता देते हैं। किसी भी बीमारी के लिए जरूरी होता है उसका सही समय पर पता चलना, ताकि सही समय पर उसका इलाज हो सके। ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग में भारत को इसी कड़ी में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बिल्कुल, देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस की जो फटाफट पहचान है उसके लिए किट बनाई गई है और ये किट ICMR के ही एक रीजनल सेंटर ने तैयार की है। इस किट के जरिए अब ओमिक्रॉन को केवल 2 घंटों में ही पहचाना जा सकेगा। डिब्रूगढ़ में दिन रात रिसर्च में लगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रीजनल टीम ने अब एक ऐसी जांच किट बनाने में कामयाबी हासिल की है जिससे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाना बेहद आसान हो जाएगा। रिसर्च टीम ने ऐसी टेस्ट किट बनाई है जिससे महज 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान हो सकेगी। ICMR की रीजनल टीम के वैज्ञानिकों का दावा है कि इन्होंने जो किट बनाई है उससे ओमिक्रॉन की जांच के 100% सटीक नतीजे मिल रहे हैं। ये किट सैंपल्स के हाइड्रोलिसिस जांच के आधार पर उसका RT-PCR विश्लेषण करती है। ये जो हम लोग टेस्ट डेवलप किया है इसमें वही है कि हम लोग बहुत सारा रीजन, इसमें अराउंड 50 म्यूटेशंस है वायरस का, और एक है कि 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन बोल के है जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है उसमें है। ये सॉफ्टवेयर से कभी डिज़ाइन नहीं होता है, वो मैन्युअली करना पड़ता है, तो उसको बहुत सारा में टेस्ट करना पड़ता है। ये क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं हो, बहुत सारा देखना पड़ता है। तो ये डिज़ाइन करने के बाद उसको हम लोग सिंथेटिक बनाता है वायरस का। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग का सहारा लिया जाता है, जिसमें 3 से 4 दिन लगते हैं। डिब्रूगढ़ में बनाई गई किट से टेस्ट के नतीजों को पुणे के राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्थान में परखा जा रहा है। अगर इस पर मुहर लग गई तो ओमिक्रॉन की जांच में काफी कम समय लगेगा। देखिए, अभी असम से मीटिंग्स में हम लोग इससे बात किया है, क्योंकि अभी भी जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है वो है कि सीक्वेंसिंग बेस ही करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा वैलिडेशन होता है, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारा वैलिडेशन होके ही ये होता है जब मार्केट में आता है। तो ये वाला इनिशियल हम लोग अभी तो बहुत सारा टेस्ट कर लिया है, तो विद इन फ्यू डेज मे बी इट विल बी टेकन अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नई जांच किट के निर्माण के लिए ICMR ने कोलकाता की एक कंपनी से करार किया है। उम्मीद है कि 3 से 4 दिन में यह किट बाजार में आ जाएगी। इसके बाद खासतौर से एयरपोर्ट और सार्वजनिक जगहों पर ओमिक्रॉन की जांच में देरी नहीं होगी और संक्रमितों को समय रहते आइसोलेट और क्वारंटीन करके वायरस को फैलने से रोका जा सकेगा। आशीष गुप्ता के साथ पूर्ण विकास बोरा, डिब्रूगढ़, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली के कर्मवीर से, जिन्होंने अपने काम से अपने नाम को सार्थक कर दिया और ये साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है। देखिए, अपने मजबूत इरादे और मेहनत के दम पर कर्मवीर ने अपने इलाके के पार्क की सूरत ही बदल कर रख डाली। जिस पार्क को लोगों ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया था, वहां पर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है और ये पार्क एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है।
बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बुजुर्ग सर्द मौसम में हरे भरे पार्क में बैठकर गुनगुनी धूप सेक रहे हैं। युवाओं को इस पार्क में आकर अच्छा लगता है और अच्छा लगे भी क्यों ना। हर ओर आंखों को सुकून देने वाली हरियाली, खूबसूरत सुगंधित फूल, चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट और सेहत को दुरुस्त रखने वाली साफ हवा भला किसे नहीं अच्छी लगेगी। शानदार पार्क की ये तस्वीरें दिल्ली के सैदुलाजाब गांव की है, लेकिन आज से 4 साल पहले इस पार्क की हालत ऐसी थी कि यहाँ कोई चंद मिनट भी नहीं खड़ा होना चाहता था। हर ओर गंदगी का अंबार था, कूड़ा कचरा अपरंपार था, लेकिन एक शख्स की जिद और मेहनत ने आज इस पार्क की तस्वीर बदल दी है। कितना गंद था कि यहाँ कोई आदमी रुक नहीं सकता था। महामारी, जानवरों की इतनी पशु गिर जाते थे, ये कर तो हमने थोड़ा, यहाँ सब्जी मंडी वगैरह लगती थी, मुर्गा मंडी लगती थी, फिश मच्छी लगती थी। हमने 1-2 जगह थाने में एप्लीकेशन वगैरह दे के कोशिश कर रिसीव करवा लाए। कहने लगा जी ये तो उसका काम है, RW का, ये उसका काम है। हमने LG साहब को लिखा, LG साहब के वहाँ से हम साल भर चक्कर काटे, वहाँ से ऑर्डर हुए। DDA के इस पार्क में जहाँ कभी कूड़े का ढेर होता था, आज वहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ खिल रही हैं। जहाँ कभी मरे हुए जानवरों को फेंका जाता था, आज वहाँ की हरियाली देखते ही बन रही है। जो पार्क नशाखोरों और जुएबाजों का अड्डा बन चुका था, आज वो बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए पिकनिक स्पॉट बन गया है। पार्क में आज 50 से 60 तरह के पेड़ पौधे हैं जो इसकी भव्यता को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो हम अशोका के ले आए थे, अशोका के, अमलतारास के, आपके लीची के हैं, आप नींबू के हैं, और आपके के नाम इसके आम के हैं, और सहसूत लगे हैं, और ये के नाम आप पेंडा फेकस है, आपका कलवृक्ष है, कठेल है, टीक है, आप जो टीक बोलते हैं, लकड़ी सागवान। कर्मवीर ने पार्क को अपने बच्चों की तरह पाला और आज ये पार्क पूरे इलाके की शोभा बढ़ा रहा है। लोग सुबह शाम यहाँ आकर बैठते हैं। इलाके की घरों की कीमत भी इस पार्क की वजह से बढ़ गई है। शुरुआत में करमवीर सिंह को परेशानियों के पहाड़ का सामना करना पड़ा, लेकिन करमवीर ने अपने नाम के मुताबिक कर्म किया और आज नतीजा सबके सामने है। 2017 से फिर हमने इनको देखा भी, जैसे पार्क में आप पानी देना, ये ट्रैक बनाने, ये सारा काम करना। फिर इनको देखे देखे हमें भी शर्म आई, भी हम भी कुछ करें, फिर हम भी इनके साथ जुड़ गए। कर्मवीर तो बेचारे बहुत अच्छे हैं। हमने हमेशा देखा है कि मेहनत करते रहते हैं, कभी फल फूल लगाया, कभी ये किया, कभी वो किया, मतलब बराबर इनको लगे ही रहते हैं इसमें। हाँ, तरह तरह का न वो करते रहते हैं, बेचारे बहुत अच्छे हैं। अब इनके बारे में कब आती है? यहाँ सुबह में आती हूँ, सुबह में 8 से 9 1 घंटे टहलती हूँ। आपको अच्छा लगता है कि पार्क बनके तैयार हो गया है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है, पार्क तैयार हो गया है। और यहाँ पे एक टाइम ऐसा भी था कि यहाँ जो नशा करते हैं, नशेड़ियों का अड्डा था, और ताश वाश खेलने वाले 1-2 बार यहाँ मर्डर भी हुए जब इस तरह की गंदगी थी। लेकिन वो और आज, वो रात था तो ये दिन है आज, मतलब स्वर्ग बना दिया इसने, करमवीर ने। ये पार्क एक संकल्प के सिद्ध होने की कहानी भर नहीं है। करमवीर सिंह ने जो संकल्प 2017 में लिया, वो आज हकीकत बनकर सबके सामने है। DDA की खाली पड़ी जमीन को सुंदर पार्क में बदलने वाली करमवीर की ये कहानी समाज के सभी लोगों को प्रेरणा देती है कि अगर समाज में बदलाव की ठान ले तो मुश्किलें चाहे कितनी आए, आपका रास्ता नहीं रोक सकती। दिल्ली से श्रुतिका, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के पंढरपुर और मिलवाते हैं एक अतरंगी अंपायर से, जिनकी अंपायरिंग के स्टाइल ने लोगों को अपना मुरीद बना दिया और अपने खास अंदाज की वजह से वो सोशल मीडिया पर क्यों छाए हैं, मिशा बताएगी। मैं बता देती हूँ। वैसे मैं आपके लिए डिटेल रिपोर्ट भी लेके आई हूँ। इन साहब की अतरंगी अंपायरिंग के मुरीद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी हो गए हैं, ये बड़ी बात है। सचिन ने उनका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, तो चलिए आप भी देखिए उनकी अलग अंदाज की अंपायरिंग। कहीं देखी है ऐसी अतरंगी अंपायरिंग?
महाराष्ट्र के पंढरपुर का ये दीपक अपनी इस अनूठी अंपायरिंग की वजह से सोशल मीडिया पर खूब रोशन हो रहा है। आलम यह है कि पंढरपुर में लोग क्रिकेट मैच देखने कम, इनकी अनूठी अंपायरिंग देखने जरूर पहुंचते हैं। बल्लेबाजों के शॉट्स पर तालियां बजे न बजे, इनकी अतरंगी अंपायरिंग पर तालियां भी बजती हैं, सीटियां भी बजती हैं। इनके चाहने वालों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ा है। खुद क्रिकेट के भगवान ने इनके अंदाज को सराहा है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने दीपक नाइकनवरे की अंपायरिंग के एक वीडियो को शेयर किया है। उसे न्यूजीलैंड के बिली बाउडन को टैग किया है, जो खुद अंपायरिंग की अनूठी अदा के लिए खास पहचान रखते हैं, और पूछा है इस पर आपका क्या कहना है। दीपक सिर के बल खड़े होकर वाइड बॉल का इशारा करते हैं। उनकी यही अदा क्रिकेट प्रेमियों को खूब लुभा रही है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी इनके इस अनूठे अंदाज के मुरीद हैं। दीपक नाइकनवरे ने अंपायरिंग को नई पहचान दी है। जब क्रिकेटर्स अपने एक्शन, अपने सेलिब्रेशन से सुर्खियां बटोर सकते हैं, तो भला अंपायर पीछे क्यों रहे। नितिन शिंदे, पंढरपुर, गुड न्यूज टुडे। आपने गली बॉय फिल्म या उसके गाने तो जरूर सुने होंगे। कुछ इसी अंदाज में मुंबई की रहने वाली सानिया मिस्त्री ने सोशल मीडिया पर अपने रैप से धूम मचा रखी है। यूं तो सिर्फ 15 साल की सानिया के साथ तमाम चुनौतियां हैं। पापा रिक्शा चलाते हैं, माँ भी छोटा मोटा काम करती हैं, और आज वो अपने हुनर के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने में लगी है। आप भी सानिया के रैप का अंदाज जो है उसका आनंद लीजिए। अधूरी सी बातें, अधूरे से ख्वाब, सोच अपने बारे में तू देगा क्या जवाब। अधूरी सी बातें, अधूरे से ख्वाब, सोच सोच अपने बारे में तू देगा क्या जवाब। हर तरफ ही बुराई, इंसानियत भी जिंदा, टूटती जंजीरें हैं हाँ उड़ता परिंदा। बढ़ाते खौफ झूठ का, सच्चाई क्यों शर्मिंदा, ये दिखाते डायमंड चेन पर डालते हैं फंदा। हजेब में आइटम बम और दोस्ती की धारी, हर कोई शिकारी यहाँ चेहरे पे चेहरे, हकीकत पे भारी। हर रैप ये मेरा अभी सच्चाई पे जारी। हाँ मैं सच्ची बता रही है, जिंदगी बेकार जो, हर लम्हा अत्याचार जो, ये चढ़ रहा बुखार जो, बुराई का उतार दो, कांटों को अब निकाल दो जो रखे रास्तों में। हर टूटे वास्तों में जिंदगी की अब तलाश है, आंखें रो रही है जिसमें जिंदा लाश है। खुश हो के जी रहे हो कि जिंदगी उदास है, सच्चाई आए सामने तो झूठ का पर्दाफाश है। और अंकल और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? फालतू बात नहीं। Oh my God! Oh my God! तुमने तो कहा था तुम्हारा करोड़ों का कारोबार है। अरे करोड़ों का नहीं कहा था, पकड़ों का कहा था। तो चलिए अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। मिलेंगे कल फिर। जी हाँ, कल फिर आएंगे चाय की प्याली के साथ ढेर सारी अच्छी खबरें लेकर, और खबरें ऐसी जो कर दें आपको तरोताज़ा। वैसे देखिए मौसम काफ़ी ठंडा होने लग गया है, तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे अपना ख्याल रखिए। और ख्याल रखने के लिए गुड न्यूज़ टुडे देखते रहिए।